हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं निर्माता निर्देशक अश्विनी शर्मा से अमरकांत दुबे की बातचीत। चलिए सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में मेरे साथ हैं एक युवा फिल्म निर्माता और निर्देशक अश्विनी शर्मा जी। शुरुआत में जो है खुद हमने अपना सीरियल जो था मराठी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले लाइन अप किया। एक रीजनल लैंग्वेज चैनल है, उनके लिए जो है हम लोगों ने एक सीरियल का निर्माण किया जो कि 3 साल चला और बहुत अच्छी टीआरपी के साथ काफी अच्छा चला। फिल्म की जो बात है वो उसकी प्लानिंग और उसका प्रोडक्शन, उसका डायरेक्शन, यहाँ तक आप कैसे पहुंचे और क्या इसमें जद्दोजहद रही आपकी? जैसे मैंने बता रहा था आपको, ये सीरियल के चलते चलते जब चूंकि मुझे एक विश्वास आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब चलो गाड़ी चल निकली है। अपना रविन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल मेडल था जो कि चोरी हो गया था सन 2000 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को पूरा विश्व जानता है, एक बहुत अच्छे लिटरेचर लिखने वाले थे और हिंदुस्तान के प्राइड रहे उस टाइम पे। ही वाज द फर्स्ट एशियन एट दैट टाइम टू गेट नोबेल प्राइज। तो हमने फिल्म की कहानी एकदम संक्षेप में बताऊं आपको तो ये थी कि एक मेडल खो जाता है, जो वो मेडल किसी को मिल जाता है और जिसको वो मेडल मिल जाता है उसके लिए उसकी क्या वैल्यू रहती है, किस तरह से वो मेडल उसको दुनिया दिखाता है और उसको पता चलता है कि ये कि खाली सोने का नहीं है बल्कि ये और बहुत चीजों के लिए स्टैंड करता है। तो कैसे वो मेडल से पूरा दुनिया घूमता है और अंत में उसको क्या सीख मिलती है उससे, वो इस फिल्म का वो था जबकि वो चोर कहलाता है जबकि उसको मेडल मिलता है। मैंने मिथुन चक्रवर्ती जो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं, उनसे बात करी तो उन्होंने कहानी सुनते ही इमीडिएटली हाँ कर दिया था कि हाँ इस फिल्म को मैं जरूर करूंगा। और वो फिल्म का निर्माण हुआ, फिर 2 साल लगे उसके अंदर बनने में, रिलीज होने में, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा था फिल्म का। मेरे को उसके लिए 2-3 पुरस्कार भी मिले। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। अमेरिका में फिल्म का रिलीज हुआ, सिंगापुर में रिलीज हुआ, मालदीव्स में रिलीज हुआ, हिंदुस्तान में तो हुआ ही। ऐसा नहीं था कि ये कहानी सुलझी हुई, बहुत ही स्तर वाली कहानी थी। फिल्म चलेगी या न चलेगी थोड़ा डर रहता है। डर तो हर कदम पे लगता है, हर कदम ऐसा लगता है कि आदमी का पैर जो है वो दलदल में जाता जा रहा है और जब तक आप छलांग लगाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलता है कि पानी गर्म है या उसकी गहराई कितनी। तो हम हर फिल्म को जब भी बनाते हैं हमेशा वो एक डर हमेशा रहता है कि स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस समय ऐसा दौर आ गया था, बल्कि आना स्टार्ट हो गया था कि एक ऑल्टरनेटिव कंटेंट बेस्ड फिल्म्स जो थी उनको एक तबका लाइक करने लगा था, जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि मसाला हो लेकिन कुछ मैसेज हो, एक आदमी कुछ जाए तो घर एक सीख लेके के जाए, वो एक रीजन था। इस फिल्म ने एज कैटेगरी ए फिल्म मेकर मेरे को जरूर मार्केट में खड़ा किया और उसके बाद यही उम्मीद थी कि इस तरह की फिल्म मैं और बनाता चलूंगा। लेकिन एक फिल्म 2 तरह की बनती हैं, या तो आप फिल्म अवार्ड के लिए बनाते हैं या रिवॉर्ड के लिए बनाते हैं। रिवॉर्ड हो गया आपको पैसा मिलेगा, आप जो है टिपिकल फिल्म मसाला फिल्म्स बनाएंगे, और एक बनाते हैं आप अवार्ड के लिए जिसमें आपको पुरस्कृत किया जाता है कि हाँ जी आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। अगर वो चल गई तो बहुत अच्छी बात है, आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर होता है, अदरवाइज उसको रिकवर होने में टाइम लगता है और फिर आप नेक्स्ट फिल्म बनाने में जुट जाते हैं। तो ये आपकी फिल्म आपको क्या लगा, कहाँ थी, अवार्ड में या रिवॉर्ड में? ये ना रिवॉर्ड में इसको पूरी तरह से काउंट करेंगे ना अवार्ड में, क्योंकि रिवॉर्ड भी मिला और अवार्ड भी मिला। इसको इस हिसाब से बनाया गया था कि एक स्टार ओरिएंटेड व्हीकल तो है ही है, तो हमको उसके ऊपर पिगी बैक करके एटलीस्ट एक मेजर क्राउड पुल तो रहेगा ही रहेगा, और एक स्टार के थ्रू हम एक ऑल्टरनेटिव कंटेंट कहना चाह रहे थे। तो हमको दोनों तरह से थोड़ा थोड़ा मिला। पूर्णतः तौर पे हमारे को बोलें तो रिवॉर्ड भी नहीं मिला, और एक तरह से जिस तरह से हमको अवार्ड मिलना चाहिए था वो अवार्ड भी उसमें, यानी ये विन विन पोजीशन नहीं थी, विन विन पोजीशन नहीं रही। तो इसका आगे फिर आपके जो करियर जिसको कहना चाहिए उसमें किस तरह का असर पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव? देखिए पॉजिटिव असर तो पॉजिटिव है कि एटलीस्ट हमको एक छाप मिल गई कि हाँ आपने एक फिल्म निर्माण की जिसको एक दी एंड करके थिएटर्स में रिलीज किया, बाद में उस फिल्म का हर चीज रिलीज हो रही है, आज वो टेलीविजन चैनल्स पर भी दिखाई जा चुकी है फिल्म और रेगुलरली आती रहती है। लेकिन अगली फिल्म कैसे बने, एक के बाद नेक्स्ट कैसे बने, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत कामयाबी
रहती है फिल्म की, तो आपको नेक्स्ट फिल्म बनाने में बहुत आसानी रहती है। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा रिजल्ट ना रहे तो आपकी कठिनाइयां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो कठिनाइयां बढ़ी, लेकिन वही है कि ऐसी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा तकलीफ रही हो। फिल्म का चूंकि सब कुछ बिका तो एटलीस्ट फिल्म को पूरा लास्ट तक वो मिला। आज भी नेक्स्ट मैं अगर किसी को बोलता हूँ मैंने ये फिल्म बनाई, तो काफी लोगों ने अमूमन नाम सुना होता है फिल्म का, या उनको पता होता है कि हाँ इस तरह की एक फिल्म आई थी। मतलब छुपी नहीं रही फिल्म, या जितनी 1000 फिल्में रिलीज होती हैं तो कहीं उसको ये नहीं रहा कि वो गड्ढे में गिर गई है। जी, तो अभी अगला क्या प्रोजेक्ट आपका, मतलब फिल्म को लेके है? जी, अगला फिल्म को लेकर के मेरी फीचर फिल्म है एस्कॉर्ट। ये एक फिल्म है, अपना फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है जी, जो कि एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म है, लेकिन उस तरह से भी कमर्शियल नहीं बोलेंगे इसको। ये टोटल अगर आप देखेंगे जिस तरह का अमेरिकन टाइप की फिल्म्स बनती हैं, ये उस कैटेगरी में थोड़ा सा जा रही है। एक मिस्ट्री सस्पेंस काइंड ऑफ फिल्म है, जो कि स्क्रिप्ट इसकी कंप्लीट हो चुकी है और अब कास्टिंग और प्रोडक्शन की तरफ टारगेट ये है कि इस साल में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए और 2016 के मध्य या अंत तक इसको रिलीज किया जा सके। चलिए, फिल्मों की बातें तो बहुत हुई और बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो सुनने वाले हैं उनको इस बात से प्रेरणा बहुत मिली होगी निश्चित रूप से कि एक ऐसी पर्सनैलिटी से बातें सुनने मिली हैं और उसके जीवन का जो संघर्ष है वो सामने खुद उनसे सुनने मिला है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी प्रेरक बात है। अश्विनी जी, मैं आपसे कुछ आपके निजी जिंदगी के बारे में, जैसे आपका विवाह हो गया है अगर, तो आपकी जो जीवन संगिनी है वो भी क्या इसी लाइन में है? वो इस लाइन में नहीं है। हाँ, वो अपना दूसरा काम करती हैं जी, अपना एजुकेशनल वेंचर है, तो वो खुद उसको चलाती हैं जी। तो ये आपका प्रेम विवाह था या नहीं? ये अपना अरेंज्ड मैरिज। अरेंज मैरिज थी। तो पत्नी का पूरा साथ आपका रहा, आपको मिला? जी, पत्नी का पूरा संपूर्ण साथ रहा है इस आपके जो ये काम है, क्योंकि बड़ा रिस्की काम, आप मतलब एक पारिवारिक दृष्टि से देखें तो, और वो भी जब आप एक अरेंज मैरिज करते हैं दिल्ली या फरीदाबाद या उस तरह के छोटे शहर से या कहीं से आते हैं, तो एक सोच होती है कि भाई कुछ सेट काम कीजिए ताकि घर बराबर चलता रहे। तो जो रिस्की काम होते हैं उसमें थोड़े से उस समय थोड़ी सी ये जरूर महसूस होता है कि भाई कहीं लगता है कि साथ जो है वो कभी कभी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने जानना चाहा कि आप इस मामले में लकी रहे या नहीं। इस मामले में मैं काफी लकी रहा, लेकिन इसमें स्टार्ट जो है वो काफी उसी तरह का रहा जैसा आपने बोला कि जब शादी के लिए रिश्ते आते थे जी, तो यही सवाल उठता था कि लड़का क्या करता है। हाँ जी। तो लड़का क्या करता है? फिल्में बनाता है जी, और क्या किस तरह का काम करता है मीडिया के, तो लोगों को समझ नहीं आता। जी जी, बात बस दरअसल वही होती है कि मतलब मुंबई में कोई अगर रह रहा है और वो नजर नहीं आ रहा है, तब भी वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसकी कमाई होती है। लेकिन एक दूसरे शहर में बैठ के वो आदमी ये नहीं समझ पाता है कि वो बंदा वहां पे क्या कर रहा है या किस तरह से कमा रहा है। जी, तो जब रिश्ते आते थे तो बहुत सारे लोग तो ये सुन के भाग जाते थे कि भाई ये क्या काम है, ये कोई काम थोड़ी है, हाँ जी, इसके अंदर क्या कमा लेगा आदमी, और कोई एक स्थायी काम नहीं दिखाई देता है। जी। और उस समय मेरे आर्टिकल्स आया करते थे फरीदाबाद में, अखबारों में, और उन सब में फोटोएं छपती थी। मैं वहाँ शूटिंग किया करता था फरीदाबाद में, तो पर्टिकुलरली अखबारों में पिताजी को दिखाना पड़ता था कि ये देखो ये काम करता है। पूरा एक डॉसियर रहता था कि फाइल की तरह कि ये काम है जो लड़का करता है, जिससे कि सामने वाले को पता तो चले कि हाँ क्या हो रहा है। जी। तो वो हम भुगत चुके हैं कि रिश्ते जो है वापस चले जाते थे कि ये काम समझ में नहीं आता था। चलिए, खैर वो दौर भी एक तरह का संघर्ष का दौर था, लेकिन अंत भला तो सब भला। तो अभी आपके बाल गोपाल वगैरह कितने हैं? जी, अभी 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे होंगे जी, अभी स्कूल स्टार्ट ही हुए हैं, फर्स्ट में है, और एक बेटा एक बेटी है। आपकी बातचीत जो बड़ी प्रेरक है, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि बहुत कम उम्र के दिखाई देते हैं और आपने बहुत कुछ किया हुआ है, और इतनी बातें सुनने के बाद हमारे जो श्रोता हैं वो भी बड़े प्रेरित हुए होंगे। जैसे आपने बाल गोपाल की बात की, अपने बच्चों की बात की, तो छोटे छोटे हैं अभी आपके बच्चे, आपको क्या लगता है आगे जाके आपके बच्चों को इस लाइन में जाना चाहिए? देखिए, मेरी तो यही तमन्ना है कि दोनों कुछ ना कुछ अगर करेंगे तो मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा जी। क्योंकि हालांकि मुझे उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला कभी, तो मैं जरूर चाहूंगा कि अगर वो इस लाइन में जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। जैसे मेरी बेटी है, उसको मैंने देखा है कि गाने का काफी शौक है जी।
और स्कूल वाले भी कहते हैं कि वो काफी जो है गाने की कोशिश करती है। तो मेरी अपनी इच्छा यही है कि अगर उसको गाने के अंदर टैलेंट रहेगा तो मैं उसको गाने के अंदर आगे लेके जाऊंगा जी। और अगर एक्टिंग का टैलेंट दिखाई देगा बच्चे के अंदर तो मैं उसके अंदर ले जाऊंगा। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर अगर बच्चों ने किसी भी तरह का टैलेंट दिखाया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा अपना पूरा सपोर्ट देने में कि वो उसको कामयाबी की तरफ जा सके। गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कुछ किया है आपने? मेरी इच्छा थी ख्याति प्राप्त करना। सन 2000 में मैंने म्यूजिक कंपनी खोली थी जी। तो म्यूजिक कंपनी खोली थी तो उस समय काफी दौर नहीं आया था जब सीडीज वगैरह चला करती तो कैसेट चला करती। तो हमने एक मथुरा और आपके आगरा इस एरिया में कृष्ण की भक्ति का काफी वो रहता है, जो हमने उसको रिलेटेड एक एल्बम बनाई थी जी, जिसका नाम था राधे को नाम अनमोल। तो उसके अंदर उस समय हमने 8 गाने रिकॉर्ड किए थे और वो बहुत ही चर्चित एल्बम रही थी। आज भी मैं अगर मंदिरों में जाता हूँ तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे गाने चल रहे होते हैं। मेरे खुद के गाने बनाए हुए वो मैंने प्रोड्यूस किया था। मेरे को म्यूजिक बनाने में बहुत मजा आता है जी। तो मेरे को ये लगता है कि फिल्मों के चलने में म्यूजिक का जो योगदान है वो वहां भी अपनी पकड़ होनी चाहिए जी। वही एरिया क्यों छूट जाए। जी बिल्कुल सही। तो उसी के सिलसिले में वो बनाया गया था और आज भी मंदिरों में जाओ या कहीं जाओ तो गाने चलते हैं तो अपने ही गाने हैं, लेकिन उसकी त्रासदी ये थी कि गाने बहुत हिट थे और मेरे लिए वो प्रोजेक्ट जो था वो टोटल फाइनेंशियल लॉस। इतनी सारी बातों के बाद मैं आपसे यही कहूंगा अश्विनी जी कि बहुत अच्छा लगा आपसे आज यहाँ बात करके और इतनी सारी बात करके। आपने बहुत ही बेलाग होकर बहुत ईमानदारी के साथ अपनी सारी बातें यहाँ रखी। ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर आपसे मैं कहूँ कि एक नौजवान लड़का किसी छोटे शहर में इस तरह की किसी फील्ड में आना चाहे तो आप उसको क्या सलाह देंगे? देखिए, कोई भी छोटे शहर से बड़े शहर तक की जर्नी करना ये एक काफी टफ मैटर है। सपने देखना हर किसी को अच्छा लगता है, हर आदमी देखता है और उन सपनों से कहीं ना कहीं मोटिवेट होके वो मुंबई की तरफ आना चाहता है या दिल्ली की तरफ आना चाहता है। तो लेकिन रास्ते मुश्किल हैं, लेकिन आज के टाइम में असंभव नहीं रह गए हैं। थोड़ा सा रास्ता आसान हो गया है क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे होने लगे हैं आजकल। तो सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी इच्छा रखता है तो उसको अपना टैलेंट उसके अंदर किस तरह का है उसको अपना जजमेंट वहीं मिल सकता है, वो जहां भी रहता है उस एरिया के आसपास। अगर कोई नॉर्थ में रहता है तो चंडीगढ़ जैसे इलाका हो गया, या कोई दिल्ली में रहता है तो आज उधर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो कहीं ना कहीं पहले उसको वहीं अपने आप को आजमाना चाहिए और फिर मुंबई की तरफ रुख करना चाहिए। जी। मेरे पास आए दिन फोन आते रहते हैं, दिल्ली से भी लोग कॉल करते रहते हैं कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूं या मैं आना चाहता हूं, और लोग आ भी जाते हैं। तो मेरा उनको ये सजेशन रहता है कि आप जो भी करना चाहते हो पहले वहां प्रूव कर दो अपने आप को। एक बारी जब आप अपने आप को वहां प्रूव कर दोगे तब आपको यहाँ मौका मिल पाएगा। अगर एकदम सीधा बोरिया बिस्तर उठा करके मुंबई शहर में आ जाओगे तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको और भी बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। तो इससे बेहतर है कि अपने इलाके में जहाँ रह रहे हैं वहाँ ट्रेनिंग लें या कुछ करें। और इसी दिशा में हमने भी सोचा है आगे चल के मैं कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोलने की सोच रहा हूँ, और बाकी आगे फिर देखते हैं उस तरह से क्या। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके इस तरह के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो फिल्म से जुड़ा हो, ट्रेनिंग से जुड़ा हो, लेखन से जुड़ा हो, संगीत से जुड़ा हो। ईश्वर आपको हर क्षेत्र में कामयाबी दे, इसी शुभकामना के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला, विविध भारती के श्रोताओं के साथ इतनी ईमानदारी से आपने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब श्रोताओं को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक अश्विनी शर्मा से अमरकांत दुबे की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुभाष चंद्र सिंह। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम बस यहीं तक।